अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस सेशन में मैं आपके साथ फिजिक्स पेपर डिस्कस करूं जो मेजर टेस्ट 11 AITS फेज थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एरिया पैरेललोग्राम हैज डायगोनल्स। तो हमारे पास गिवन क्या है, डायगोनल्स है जो कि पैरेललोग्राम के, हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया पैरेललोग्राम जो होता है वो होता है बराबर, शाबाश, अगर डायगोनल्स गिवन होगी वो होगा बराबर 1/2 मॉड ऑफ A क्रॉस B, where A and B are the diagonals of the parallelogram। तो पहले मैं A क्रॉस B निकालूं। तो A क्रॉस B कैसे निकालूं मैं, ये हो गया I कैप J कैप K कैप, ये प्लस माइनस प्लस। तो I क्या है, शाबाश, 5 -4 3, और B का क्या है 3 2 और -1। अब जरा A क्रॉस B निकालिए आप, तो ये आएगा I कैप, ये ऐसे ये ऐसे, ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा, 4 1s are 4 -6 माइनस जे कैप, तो जे कैप ऐसे ऐसे, 5 1s are 5 माइनस 3 3s are 9 प्लस के कैप जो होगा, शाबाश, ये ऐसे 5 2s are 10 10 माइनस, लेकिन ऑलरेडी माइनस 4 3s are 12 -12, माइनस माइनस बनेगा प्लस 12। तो ये आएगा हमारा, शाबाश, ये आएगा -2 I कैप प्लस 14 जे कैप प्लस 14 जे कैप, तो प्लस 22 के कैप। ये आ गया हमारा A क्रॉस B। अब इसका आप मैग्नीट्यूड निकालिए, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। जब आप A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड जो A क्रॉस B का आएगा वो आप कर लेना √AX² प्लस AY² प्लस AZ², तो वो आएगा 684। जो एरिया आएगा वो आएगा बराबर 1/2 √684। ठीक, तो ये आएगा हमारा √684 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आएगा 4 1s are 4 4 7s are √171। सो कोई ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन सेकंड। तो इसका जो आंसर आएगा, जो करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन 2। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, if the coefficient of friction between an insect and a bowl is mu and the radius of bowl is r, the maximum height to which the insect can travel the bowl is। तो ये कुछ ऐसा है, ये बाउल है हमारे पास, ये बाउल है, इस बाउल की रेडियस जो है वो है r, इस बाउल की रेडियस जो है वो है r। इंसेक्ट इनिशियली यहाँ पे होता है, ठीक, यहाँ पे इंसेक्ट होता है इनिशियली, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये रेडियस है ये r है। अब इंसेक्ट जो है ट्रेवल करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ तक गया, ये यहाँ तक गया है, फॉर एग्जांपल दिस हाइट इज h। हमें यही हाइट h निकालनी है, हमें बताना, बताओ मैक्सिमम हाइट टू विच द इंसेक्ट कैन ट्रेवल ऑन द बाउल। अब जरा देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर इंसेक्ट का मास m है, तो जब ये यहां पे पहुंचेगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, लेट दिस एंगल बी थीटा। तो इस पे जो फोर्सेस लगेंगे, एक तो नीचे की ओर लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, इसको अगर मैं ऐसे एक्सटेंड करूं तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, mg का ये वाला कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट जो होगा ये होगा mg sin थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स कुछ ऐसे लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन अलोंग दिस डायरेक्शन लगेगा, ऐसे लगेगा। ठीक, तो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर मैं बात करूं, लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये, तो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर मैं बात करूं तो FL जो है ये आएगा बराबर mg sin थीटा के, और नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा को बैलेंस करेगा। नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा। अब अगर मैं इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करूं तो ये आएगा FL/n, FL होता है बराबर म्यू n, तो वो आएगा म्यू इज इक्वल टू mg sin थीटा बाय mg cos थीटा, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा जो आया, म्यू आया बराबर किसके, tan थीटा तक, म्यू आया बराबर tan थीटा के। तो अब अगर मैं यहां पे एक ट्रायंगल बनाऊं ऐसा, और ये एंगल थीटा है, tan थीटा यू नो दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसका मतलब ये आएगा म्यू, ये आएगा 1, तो ये आएगा √1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक, अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आएगा √1 प्लस म्यू स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, शाबाश, हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है हाइट निकालनी है हमें, यहां से लेके ये हाइट निकालनी है हमें, ये वाली हाइट, ये लेट दिस हाइट बी h। तो जरा मुझे बोलिए, यहां से लेके यहां तक कितना होगा, यहां से लेके यहां तक जो ये होगा r माइनस h, बिकॉज अगर यहां से लेके यहां तक हाइट h है तो यहां से लेके यहां तक भी h होगा। अब ये वाला ट्रायंगल आप देख लीजिए जरा, ये वाला ट्रायंगल आप देख लीजिए। अगर मैं बोलूं बताइए इस ट्रायंगल में cos थीटा किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू बेस r माइनस h डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज r। तो cos थीटा जो इस ट्रायंगल में आएगा, cos थीटा जो इस ट्रायंगल में आएगा, दैट इज इक्वल टू बेस इज r माइनस h बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज r। तो cos थीटा आएगा बराबर 1 माइनस
h by r implies h by r को इधर शिफ्ट करो तो ये बनेगा h by r is equal to 1 minus cos theta. तो h जो आएगा बराबर that is r into 1 minus cos theta. इस ट्रायंगल में बोलिए मुझे cos theta. Cos theta is base, that is 1 by hypotenuse under root of 1 plus mu square. तो maximum height जो आएगी that is equal to r into 1 minus अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर. तो वो है ऑप्शन सेकंड. सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सेकंड. h is equal to r into 1 minus 1 by under root of mu square. So option second is the correct option. Now the question number third, inertia. आप जानते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा हो, inertia is directly proportional to mass, तो a का आएगा सेकंड, a का आएगा सेकंड, ए का सेकंड. तो ए का सेकंड जो है एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन फोर्थ में. फ्रिक्शन जो है दैट्स नेसेसरी इवल, को बी जो आएगा V4 आएगा. मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. The radius of the circle, the period of the revolution, initial position and sense of revolutions are indicated in the figure. The y projection of the radius vector of the rotating particle p is. तो जरा देखिए हमें इसका y projection निकालना है पार्टिकल पे. तो at t is equal to 0 पे ये यहाँ पे है. फॉर एग्जाम्पल आफ्टर टाइम t ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा. तो अगर यहाँ पे पहुंचा ये पार्टिकल तो ये कुछ ऐसा बनेगा इसका रेडियस वेक्टर. ठीक है, ये ऐसे बनेगा इसका. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो परपेंडिकुलर जब मैंने ड्रॉ, अगर मैं बोलूं ये एंगल कितना होगा, ये होगा थीटा और थीटा होता है ओमेगा टी. तो ये होगा हमारा ओमेगा टी. लेट दिस बी वाई, ये वाला एंगल वाई है. जरा ये वाले ट्रायंगल में मुझे बोलिए कॉस ऑफ ओमेगा टी किसके बराबर होगा. कॉस ऑफ ओमेगा टी, कॉस थीटा मतलब बेस दैट इज वाई बाई हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेन्यूस इज दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड रेडियस को ही हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलते हैं. तो दैट इज इक्वल टू 3. तो y जो आएगा दैट इज इक्वल टू 3 cos ऑफ ओमेगा टी. अब सर ओमेगा कहां से निकालें. टाइम पीरियड गिवन है 4 सेकंड. तो अगर टाइम पीरियड गिवन है 4 सेकंड तो ओमेगा आएगा 2 पाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2. तो इक्वेशन जो आएगी दैट इज इक्वल टू 3 cos ऑफ पाई बाई 2 इंटू टी. क्या कोई ऑप्शन है ऐसा. 3 cos पाई टी बाई 2, 3 cos पाई टी बाई 2. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. A particle of mass m is moving in x direction. देखो ये पार्टिकल एक है, इसका मास जो है, इसका मास m है. It is moving with speed v in x direction. A particle of mass m is moving in x direction with speed 2v. Sorry, speed 2v. Is hit by another particle of mass 2m. ठीक, ये कोलाइड करता है दूसरे पार्टिकल के साथ जिसका मास जो है वो है 2m. ठीक, हाँ. मूविंग इन y डायरेक्शन, लेकिन ये y डायरेक्शन में जा रहा होता है, y डायरेक्शन विद स्पीड v. इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इनलास्टिक, जो इनके बीच में कोलिजन है दैट इज परफेक्टली इनलास्टिक. परफेक्टली इनलास्टिक का मतलब हुआ आफ्टर कोलिजन द टू विल स्टिक टुगेदर. ठीक, अब हमें क्या निकालना है. द परसेंटेज लॉस इन द एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन इज क्लोज टू. तो पहले मैं इनकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालूं. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं मैं तो इसके पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो है 1/2m m v स्क्वायर. 2v स्क्वायर तो आएगा बराबर 4v स्क्वायर प्लस इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है 1/2 2m इंटू v स्क्वायर. तो ये आएगा हमारा 2mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो आएगी दैट इज इक्वल टू 3mv स्क्वायर. ठीक, अब जब ये यहां पे कोलाइड करेंगे ना, यहां पे कोलाइड करेंगे तो ये सिटिक जाएंगे, एक दूसरे के साथ सिटिक होंगे. तो इसका मास जो है 3m और लेट इसकी वेलोसिटी जो है वो है v डैश. अब मुझे ये v डैश अगर मिलेगा तो मुझे इनकी इसकी फाइनल स्पीड पता चलेगी. तो फाइनल स्पीड पता चलेगी तो मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं. तो अब ये स्पीड v निकालनी है तो मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करूं. इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. तो मैं इसको ऐसे लिखूं mvi कैप, सॉरी 2mv i कैप, बिकॉज इसकी वेलोसिटी जो है दैट इज 2v i कैप x डायरेक्शन में. तो इसका आएगा प्लस 2m v j कैप इज इक्वल टू जो इसकी वेलोसिटी है दैट इज v डैश, लेकिन मास जो है 3m तो ये आएगा 3m v डैश. तो m और m गया. ठीक, v डैश जो आएगा दैट इज इक्वल टू 2v बाई 3 i कैप प्लस 2v बाई 3 जे कैप. ठीक, तो जो मैग्नीट्यूड आएगा वेलोसिटी का, मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी का आएगा शाबाश, वो कितना आएगा अंडर रूट ऑफ तो वो आएगा हमारा शाबाश अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर. हाँ, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर. तो इसका स्क्वायर करिए आप तो ये आएगा 4v स्क्वायर बाई 9, लेकिन 2 टाइम्स आएगा ये. ठीक,
तो ये आएगा 2 4s are 8, 8/9, तो आएगा 8/9 v स्क्वायर, 8/9 v स्क्वायर। तो ये आएगा हमारा v √8 8/9। तो ये आ गई हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस कंपोजिट बॉडी की, जो जब ये दो कोलाइड हो गए और एक ही बॉडी, उसकी जो स्पीड आ गई फाइनल स्पीड, तो वो ये आ गई। अब जरा देखिए, अब अगर मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी 1/2 मास इज 3m, इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वो आएगा v स्क्वायर इंटू 8/9। 2 1s are 2 4s are, तो आएगा 4/2 1s are 2 4s are 4 3 4/3 mv स्क्वायर। ये आ गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो अब आगे हमें निकालना है, क्या निकालनी है? द परसेंटेज लॉस इन द एनर्जी। तो परसेंटेज लॉस जो होगी, परसेंटेज लॉस, तो पहले आप लॉस निकालेंगे। तो लॉस जो आएगी इनिशियल थी 3mv स्क्वायर माइनस फाइनल कितनी है शाबाश? फाइनल है 4/3 mv स्क्वायर, 4/3 mv स्क्वायर बाई इनिशियल जो है लॉस तो इतनी होगी शाबाश। ये कितनी होगी लॉस? कितनी होगी लॉस? आएगा 3 3s are 9, 9mv स्क्वायर माइनस 4mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, तो 9 minus 4 दैट इज 5mv स्क्वायर बाई 3। दिस इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब अगर हमें परसेंटेज लॉस निकालना है, परसेंटेज लॉस होगा 5/3mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओरिजिनल था 3mv स्क्वायर, ओरिजिनल 3mv स्क्वायर, इनटू करेंगे इसको 100 के साथ। तो जरा देखो mv स्क्वायर कैंसिल, तो ये आएगा 500/9, 500/9। इसको देख लेना कितना आएगा ये अप्रोक्सीमेटली, मुझे लग रहा है 56% जो आएगा अप्रोक्सीमेटली। हाँ, सो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लॉक सी, ये ब्लॉक सी है, इसका मास जो है वो m है, ये कोलाइड करता है इसके साथ, और जो कोलिजन होता है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक है। हाँ, कोलाइड इज इलास्टिकली विद ब्लॉक ए ऑफ मास m। तो इसका मतलब जब ये इसके साथ कोलाइड करेगा ना, तो ये इसकी वेलोसिटी पहले थी v0, ये रेस्ट में आएगा। ठीक है ना, तो सॉरी ये रेस्ट में आएगा, तो ये जाएगा आगे जाएगा, लेकिन हमें कुछ नहीं उसके साथ उतना डिटेल नहीं करेंगे, हम सीधे क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। देखो, एंड कोलाइड इज इलास्टिकली विद ब्लॉक ए, तो पहले मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करूं। इसका जो मोमेंटम है दैट इज mv0। अब इसकी, अब ये दोनों ब्लॉक जो है ना ये साथ साथ चल रहे हैं विद द कॉमन वेलोसिटी, ये गिवन है ऑफ मास टू m थ्रू स्प्रिंग ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इफ x0 इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग व्हेन द वेलोसिटीज ऑफ a एंड b आर द सेम, एंड लेट दैट कॉमन वेलोसिटी जो है इनकी, इस वाले और इस वाले की, दैट इज v। तो इनिशियल मोमेंटम आएगा mv0 इस वाले का, तो जो इसका आएगा दैट इज इक्वल टू mv प्लस इस वाले का मास जो है ना ब्लॉक b का वो है 2m, तो इसकी वेलोसिटी मोमेंटम जो आएगा 2mv, तो ये आएगा mv0 इज इक्वल टू 3mv। तो m और m कैंसिल होगा, तो v जो आएगा हमारा वो आएगा v0/3, v0/3 आएगा। ये आएगी वेलोसिटी हमारी v0/3। अब हम क्या करेंगे, अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू 1/2 mv0 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी शाबाश? 1/2 मास है इसका m, मास है इसका m, और इसकी वेलोसिटी वो ये होगी इसका स्क्वायर, तो ये आएगा v स्क्वायर बाई 9, v स्क्वायर बाई 9 प्लस, अब उसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें 1/2 मास है उसका 2m, और उसकी वेलोसिटी स्क्वायर, यही तो वेलोसिटी है, तो v0 स्क्वायर बाई 9 प्लस स्प्रिंग में कंप्रेशन भी हुआ x0, तो वो आएगा 1/2 k x0 का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी। अब जरा देखिए 1/2 1/2 1/2 1/2 गया, तो ये आएगा mv0 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो ये mv0 स्क्वायर बाई 9, ये है 2mv स्क्वायर नॉट बाई 9, तो ये आएगा ये आएगा 3mv0 स्क्वायर बाई 9, तो प्लस 1/2 k x0 का होल स्क्वायर। ठीक, तो 3 1s are 3 3 3s are, तो ये आएगा हमारा शाबाश, ये आएगा इक्वेशन क्या बनेगी, mv0 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो ये आएगा mv0 स्क्वायर बाई 3, mv0 स्क्वायर बाई 3 प्लस आएगा ये 1/2 k x0 स्क्वायर, तो ये बनेगा mv0 स्क्वायर माइनस mv0 स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1/2 k x0 स्क्वायर, तो आएगा 3mv स्क्वायर माइनस mv स्क्वायर, तो आएगा 2mv0 स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1/2 k x0 स्क्वायर। हमें तो k निकालना है, तो ये इधर जाएगा 2 into 2, ये आएगा 4mv0 स्क्वायर
बाई 3, इधर ही रहेगा x नॉट स्क्वायर इधर आएगा इज इक्वल टू k। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 4mv नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x नॉट स्क्वायर। 4 तो किसी में ऑप्शन है ही नहीं, 4 किसी में ऑप्शन है ही नहीं, तो कहीं पे एरर हुआ, ठीक है ना, तो हमने कहीं पे एरर किया है। 1/2m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2m, शाबाश, वेलोसिटी कितनी है v नॉट स्क्वायर बाई 9, v नॉट स्क्वायर बाई 9 प्लस 1/2 वहां से इसका 2m वेलोसिटी आएगी v नॉट स्क्वायर बाई 9 प्लस 1/2 काइनेटिक एनर्जी k और इसकी जो 1/2 k x नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा 1/2 1/2 1/2 और 1/2 कैंसिल हुआ तो mv नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है mv नॉट स्क्वायर बाई 9, ये है 2mv नॉट स्क्वायर बाई 9। तो अगर मैं mv नॉट स्क्वायर बाई 9 को कॉमन करूं तो आएगा 1/2, तो 3mv नॉट स्क्वायर बाई 9 प्लस 1/2 k x नॉट स्क्वायर, ठीक है। mv नॉट स्क्वायर तो माइनस mv नॉट स्क्वायर बाई 3, माइनस mv नॉट स्क्वायर बाई 3, mv नॉट स्क्वायर, mv नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू mv नॉट स्क्वायर बाई 3 प्लस 1/2, mv नॉट स्क्वायर माइनस इधर गया इज इक्वल टू 1/2 k x स्क्वायर, तो आएगा 3mv स्क्वायर mv नॉट स्क्वायर माइनस mv नॉट स्क्वायर, तो आएगा 2mv नॉट स्क्वायर बाई 3। सॉरी, अच्छा, देखो गलती कहाँ पे हुई है, बिल्कुल गलती यहाँ पे हुई है हमारे। देखो जब हमने 1/2 1/2 1/2 1/2 कैंसिल किया ना, तो हमने यहाँ पे 1/2 लिखा, तो यहाँ पे 1/2 नहीं आएगा, अब यहाँ पे 1/2 नहीं आएगा, यहाँ पे भी 1/2 नहीं आएगा, 1/2 नहीं आएगा, 1/2 नहीं आएगा, तो जब 1/2 नहीं आएगा तो ये रहेगा 2 ही, 2mv नॉट स्क्वायर, 2mv नॉट स्क्वायर बाई 3x नॉट स्क्वायर, 2mv नॉट स्क्वायर, 2mv नॉट स्क्वायर, 2mv नॉट स्क्वायर बाई 3x नॉट स्क्वायर। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। हमने गलती यहां पे की क्योंकि जब हमने यहां पे स्टेप में किया ना 1/2 1/2 1/2 1/2 कैंसल, उसके बाद भी हमने आगे लिया 1/2, सो इसको देख लेना, तो आएगा 2mv नॉट स्क्वायर बाई 3x नॉट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, figure shows 4 paths for a kicked football ignoring the effects of air on the flight, may rank the paths according to their initial horizontal velocity component। देखो मैक्सिमम हाइट जो है वो हर किसी के केस में सेम है, इसके लिए भी वही, इसके लिए भी वही, इसके लिए भी वही, इसके लिए भी वही। आप जानते हैं जो मैक्सिमम हाइट होती है इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल वो होता है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डिवाइडेड बाय 2g। लेकिन आप देखो रेंज के लिए जो फॉर्मूला होती है वो होती है 2/g ux इंटू uy। अब uy तो हर किसी के लिए सेम है, 2/g कॉन्स्टेंट है, तो रेंज उसके लिए ज्यादा होगा जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा होगा। तो इसका रेंज ज्यादा है तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा होगा, पहले 4 का होगा, फिर 3 का, फिर 2, फिर 1, 4 3 2 1, ऑप्शन 4 is correct. The length of a second hand in a watch is 1 centimeter. तो वॉच है सेकंड हैंड का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 60 सेकेंड्स, और मैं पहले इसकी स्पीड निकालूंगा। स्पीड जो आएगी दैट इज इक्वल टू 2 पाई r बाई 60, डिस्टेंस बाई टाइम दैट इज 60, तो 2 पाई बाई 60 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर पर सेकंड, तो यह आएगा हमारा पाई बाई 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है आप टिप इन 15 सेकंड्स, 15 सेकंड्स में हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द टिप। तो जरा देखो अगर हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है ना 15 सेकंड्स में, तो 15 सेकंड्स में ये जो सेकंड हैंड है अगर पहले ऐसे होगी तो 15 सेकंड के बाद ये कितना एंगल ट्रेवल करेगी, 90 डिग्री, ऐसे, फिर ऐसे ना, ऐसे मतलब पहले अगर ऐसे होगी 15 सेकंड के बाद ये ऐसे बनेगी कुछ ऐसे, फिर 15 सेकंड के बाद ऐसे, फिर 15 सेकंड के बाद ऐसे, और फिर 15 सेकंड के बाद फिर से ऐसे, वही तो आएगा 15 + 15 30, 30 + 30 60। तो इसका मतलब जब 15 सेकंड के बाद इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो आपस में परपेंडिकुलर होगी, तो मैग्नीट्यूड अगर मुझे चेंज इन वेलोसिटी का निकालना होगा तो वो आएगा √ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इसी का स्क्वायर, तो वो आएगा, शाबाश, आप जानते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर ऐसे होगा √a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये आएगा √2a स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आएगा a√2, तो a के बदले क्या है इधर पाई बाई 30√2, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, π√2/30, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। हाँ, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नाउ
द क्वेश्चन, इफ द मास स्पीड एंड रेडियस ऑफ रोटेशन, अब देखो सेंट्रिपिटल फोर्स जो होता है बराबर वो होता है बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। अब बोल रहे हैं हमने मास भी, वेलोसिटी भी और रेडियस भी इंक्रीज की बाय हाउ मच 50%। अब बोल रहे हैं बताओ सेंट्रिपिटल फोर्स कितना इंक्रीज होगा। तो जरा देखो जब आप किसी चीज को इंक्रीज करते हो ना बाय 50% तो फाइनल बनता है वो 3x/2। जैसे ऐसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है मेरे पास x, अब अगर मैं इंक्रीज इसको करूं बाय 50% तो 50% का मतलब हुआ 50/100 तो हो गया 1/2 तो x/2। तो ये कितना बनेगा 2x + x तो ये आएगा 3x/2। तो जरा देखिए अब पहले तो ये था फोर्स, अब नया फोर्स जो बनेगा F' तो m के बदले मैं लिखूंगा शाबाश 3m/2, वेलोसिटी के बदले मैं लूंगा 3v/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस के बदले मैं लूंगा 3r/2, ये बनेगा नया। तो ये आएगा हमारा शाबाश 3m/2 इंटू ये आएगा 9v² डिवाइडेड बाई 3r/2। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 9 3s are 27, हाँ 27 mv² बाई 8 इंटू 2 बाई इंटू हाँ 9 3s are 27 27 mv² बाई 8 इंटू 2 बाई शाबाश 3r 2/3r, ये आएगा नया फोर्स हमारे पास। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 1s are 2 4s are 3 1s are 3 9s are, तो ये आएगा 9/4 mv² बाई r, mv² बाई r, ये आएगा नया फोर्स। तो अब हमें क्या बताना है, परसेंटेज इंक्रीज इन द सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड विल बी, परसेंटेज इंक्रीज हमें बताना है। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा शाबाश, परसेंटेज इंक्रीज होगा, देखो परसेंटेज इंक्रीज जो होगा, परसेंटेज इंक्रीज जो होगा वो होगा फाइनल क्या है 9/4 mv² बाई r, इनिशियली था mv² बाई r डिवाइड बाई इनिशियल था mv² बाई r इंटू 100%। तो ये तो कैंसल ही होगा सारा, तो ये आएगा हमारा 9/4 -1 इंटू 100, तो यह आएगा 9 - 4 दैट इज 5 5/4 इंटू 100, तो यह आएगा 4 1s are 4 25 25 इंटू 5 दैट इज 125। तो इसका मतलब परसेंटेज चेंज जो होगा दैट इज इक्वल टू 125%। सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, question number 10, a particle of mass m moves with a constant velocity, which of the following statement is not correct about its angular momentum about origin। पहला ऑप्शन बोल रहा है इट इज 0 व्हेन इट इज एट a, जब ये a पे है तो एंगुलर मोमेंटम इसका अबाउट o जो होगा, व्हेन इट इज मूविंग अलोंग OA तो वो 0 है, बिल्कुल सही, ये तो करेक्ट है बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट। इट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स अलोंग द लाइन D, इट इज सेम अलोंग ऑल द पॉइंट्स, जब ये DE, यस बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है तो ये भी सही है। इट हैज सेम मैग्नीट्यूड फॉर B एंड D, B और D के लिए से जब ऐसे जाएगा जब ऐसे जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी 1 ये भी 1, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन उल्टी होगी, हाँ बट इज अपोजिट डायरेक्टर, बिल्कुल सही। इट इंक्रीज एट इज मूव अलोंग द लाइन BC, जब ये लाइन BC के अलोंग चलेगा ना तो ये इंक्रीज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट, तो इनकरेक्ट है ये, तो हमें तो इनकरेक्ट ही निकालना। सो ऑप्शन 4 इज द इनकरेक्ट। If net external torque acting on a system is 0, अगर net external torque किसी सिस्टम पे 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व रहेगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, two pipes are each 50 centimeter one length, one of them is closed at one end while the other is open, एक closed है और दूसरी open है। The speed of sound in air is 340, the frequency at which both the pipes can resonate is, अब देखो जो closed end होती है ना, closed end pipe होती है वो सिर्फ odd मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसीज उसमें वो करती है, लेकिन जो ये वाली होती है कौन सी वाली, ओपन एंड, इसमें इवन, तो इसका मतलब ये तो कभी रेजोनेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज नन ऑफ दीज। अब two points are located at a distance of 10 meter and 15 meter from a source of oscillation. The period of oscillation is this and the velocity of the wave is this. What is the phase difference? फेज डिफरेंस जो होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस। ये है 10 मीटर और ये है 15 मीटर, तो पाथ डिफरेंस जो आएगा दैट इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वल टू 5। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड कितना गिवन है 0.05, तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है वो है 1/0.05 दैट इज 5/100, 100 जाएगा ऊपर, ये आएगा 20 हर्ट्ज, दिस इज फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज।
अब उसके बाद हमें क्या, एंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है वेव की वो भी गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, फेज डिफरेंस। तो मुझे लैम्बडा चाहिए। लैम्बडा किस तरीके से मुझे निकलेगा, तो आप जानते हैं वेलोसिटी जो होता है दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेव लेंथ, और वेव लेंथ जो आएगी दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी बाई फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी कितनी है 300 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, ये जीरो कैंसिल तो आएगा 15, तो ये आ गया लैम्बडा। तो इधर लैम्बडा को रखो 15, तो आएगा 5 1 5 3 तो आएगा 2 पाई बाई 3। दिस इज फेज डिफरेंस, 2 पाई बाई 3, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। द मास एंड वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी आर दिस एंड दिस, ठीक। हमें क्या निकालनी है, डेंसिटी। तो डेंसिटी जो आप जानते हो दैट इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। और इन केस आप डिवीजन याद रखना, जब मास जो है, मास कितना गिवन है, शाबाश, मास गिवन है 4.237 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है दैट इज 2.5। अब हमें निकालना है अब इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। डिवीजन के केस में जो आउटपुट होता है ना, जैसे डेंसिटी आया आउटपुट दिस डिवाइड बाय दिस, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स वही होंगे जो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर हो जिसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होंगे ना, जिसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होंगे, आउटपुट के सिग्निफिकेंट फिगर्स भी वही होंगे। तो इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में 2 है, इसमें 4 है, तो डेंसिटी के भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 आएंगे। इसको डिवाइड करना आएगा, फिर उसको राउंड ऑफ करना, तो आंसर जो आएगा दैट इज इक्वल टू 1.7। अब ये वाला क्वेश्चन है, वर्नियर स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हैज 50 डिविजन्स व्हिच कोइंसाइड्स विद 49 मेन स्केल डिविजन्स। फाइंड द वर्नियर कांस्टेंट लीस्ट काउंट गिवन देयर आर 20 मेन स्केल डिविजन्स पर सेंटीमीटर। तो 20 MSD वहीं से गिवन है। 20 MSD जो है दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो MSD जो आएगा दैट इज इक्वल टू 1/20 सेंटीमीटर। तो ये होगा हमारा, शाबाश, 0.000.05 सेंटीमीटर होगा। ये है 1 MSD। अब हमें लीस्ट काउंट निकालना, तो लीस्ट काउंट होता है MSD 1 MSD माइनस 1 VSD। तो VSD कहां से निकालेंगे हम, देखो यहां पे गिवन है कि वर्नियर स्केल्स ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स हैज 50 डिविजन्स, 50 डिविजन्स। तो इसका मतलब 50 VSD जो है ना, which coincides with 49 main scale divisions, that is equal to 49 मेन स्केल डिविजन्स MSD। तो इसका मतलब VSD जो यहां से आएगा ना, ये आएगा 49 MSD बाई 50। तो यहां पे रख लो, तो ये आएगा MSD माइनस 49 MSD डिवाइडेड बाई 50। 50 MSD माइनस 49 MSD हो गया 1 MSD, 1 MSD डिवाइडेड बाई 50। तो 1 MSD कितना है हमारा, 0.05 डिवाइडेड बाई 50। ये आएगा सेंटीमीटर में, लेकिन इसने दिया है आंसर माइक्रोमीटर में। लेकिन 1 सेंटीमीटर याद रखना, ये होता है 10⁻⁴ माइक्रोमीटर। तो बस इसको सॉल्व करो, तो ये आएगा हमारा 5/100। तो ऑलरेडी नीचे 5 है, तो यहां से नीचे आएंगे 100, तो ये एक ऑलरेडी है, तो इसका मतलब 3, 10⁻3। 5 कैंसिल, एक इसके साथ कैंसिल होगा, शाबाश, इधर है ना 10⁻4 में, तो 10⁻3 और 10⁻4, तो 3 कैंसिल होंगे, तो आएगा 10 माइक्रोमीटर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 चार्जेस है और अरेंज्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट डाइपोल मोमेंट। देखो ये -q है, ये +2q है, तो एक q इसके साथ डाइपोल बनाएगा, एक q इसके साथ। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है -q टू +q, तो ये एक ऐसा आएगा, इसकी वजह से ऐसे आएगा। अब हमें ये डिस्टेंस d1 और ये डिस्टेंस d2 निकालनी है। जरा देखो, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? यस सर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर मैं इसमें बोलूं, बताओ sin 30 कितना आएगा? sin 30 इज परपेंडिकुलर, दैट इज d1 बाई हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस है 10, तो d1 जो आएगा दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो d1 आया 5 सेंटीमीटर। अब d2 मैं निकालूं, तो cos 30 इसी ट्रायंगल में बेस दैट इज d2 बाई हाइपोटेन्यूस, d2 जो आएगा दैट इज इक्वल टू 10 cos 30, cos 30 इज √3/2, तो ये आएगा 5√3 सेंटीमीटर। ये आ गया d2। अब यहां पे जो इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होगा ना, वो होगा, शाबाश, q इंटू ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस d1 दैट इज 5। इस डायरेक्शन में जो होगा वो होगा, शाबाश, q और 5√3। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसे होगा, और रिजल्टेंट जो होगा ना दैट इज इक्वल टू √5q का स्क्वायर, तो आएगा 25q स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये आएगा 5 का स्क्वायर 25, 3 का √3 का स्क्वायर, तो आएगा 75q स्क्वायर, 75q, 75 प्लस 25 हो गया 100,
100 क्यू स्क्वायर तो आएगा 10 क्यू। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, हाँ ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 17, इनसाइड ए चार्जड हॉलो मेटल स्फीयर E इज इक्वल टू 0। बिल्कुल आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए हॉलो मेटेलिक कंडक्टर जो है मेटल स्फीयर दैट इज 0, बट पोटेंशियल 0 नहीं होता है, पोटेंशियल वही होता है जो उसके सरफेस पे होता है KQ/R। सही है, ये स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। द वर्क डन इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0, बिल्कुल सही। व्हेन टू लाइक चार्जेस आर ब्रॉट क्लोजर देयर म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, बिल्कुल बिकॉज आर डिक्रीज होगा, तो ए बी सी आर करेक्ट, सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है। अब ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हमें निकालनी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो जरा देखो, अगर मैं इस वाले पॉइंट को नाम दूं सी, तो अगर ये सी ये सी ये सी ये सी ये भी सी होगा, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है मेरे पास, ये ए ये बी और ये मैं यहाँ पे बनाऊंगा सी। ये वाला कैपेसिटर जो है ना, ये वाला कैपेसिटर ये है ए और सी के बीच में, ए और सी, तो ए और सी ऐसे, ये इसकी मानता हूं मैं सी, ये सी पॉइंट है, ठीक है ना। चलो इसको मैं नाम देता हूं एक्स, तो ये भी एक्स, तो इसको भी नाम दो एक्स, ये सी है। ये वाला कैपेसिटर जो है ये है किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, तो ये आया ए और बी के बीच में सी। और ये वाला कैपेसिटर जो है बी और एक्स के बीच में, बी और एक्स के बीच में, ये आया ऐसे सी। अब जरा देखो, ये दो जो है ये दो सीरीज में है, तो इनका आएगा C/2 इक्विवेलेंट, और C/2 और C पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट जो आएगा दैट इज इक्वल टू C/2 प्लस C, तो आएगा 3C/2, तो वो आएगा 3/2, C कितना आएगा, डिस्टेंस सेम है D, वो आएगा A/0/D, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 3/2 A/0/, हाँ, तो इसका मतलब ऑप्शन 4 करेक्ट है, ऑप्शन 4 3A/0/2D। Question number 19. A parallel plate capacitor having cross sectional area A and separation D has air in between. तो अब जब air होगा तो कैपेसिटर जो होगी that is equal to A/0/D. अब उसके बाद now an insulating slab of same area but thickness D/2 is inserted between the plates. तो जब हम insulating slab को insert करेंगे तो जो नई कैपेसिटेंस आएगी वो by A/0/D minus T plus T/K प्लस T/K। थिकनेस कितनी है D/2, तो ये आएगा A/0/D माइनस T, T इज D/2, तो D माइनस D/2 इज D/2 प्लस T D/2, K कितना है, शाबाश K है 4, तो ये आएगा हमारा A/0/D/2 को बाहर निकालो, D/2 को बाहर निकालो, तो 2 किधर चढ़ेगा ऊपर, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस 1/4, हाँ, तो ये आएगा हमारा ट्वाइस A/0/D 4, तो आएगा 5/4, 5/4, 4 चढ़ेगा ऊपर, तो ये आएगा 8, बस ये आ गई नई कैपेसिटेंस 8 A/5D। अब हमें क्या निकालना, द रेशो ऑफ न्यू कैपेसिटेंस टू ओरिजिनल कैपेसिटेंस, तो न्यू कैपेसिटेंस तो ये आ गई, तो डिवाइड बाय ओरिजिनल कैपेसिटेंस, तो न्यू कैपेसिटेंस तो ये आ गई, डिवाइड बाय ओरिजिनल कैपेसिटेंस तो है A/, तो आएगा 8/5। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 8:5, ऑप्शन सेकंड। नाउ इन द सर्किट दिस, इसको मैं पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक से करूं, तो जरा देखिए, अब हमें क्या निकालना है, करंट फ्लोइंग थ्रू E2, हमें इसमें से करंट निकालना है। तो जरा देखो, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मानूं मैं, तो इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा, ठीक है सर। देखो अगर इसका 0 0 0, लेकिन इसका जो है वो है 2, तो जाहिर सी बात है इसका जो होगा इस वाले पॉइंट का ये होगा -2, तभी तो आएगा 0 माइनस हायर बिकॉज 0 0 0 0 कनेक्टिंग वायर है, तो 0 -2, तभी तो आएगा वो 2, बिल्कुल सही, इसका -2, तो यहाँ पे -2, तो यहाँ पे भी -2 बिकॉज कनेक्टिंग वायर है, तो यहाँ पे भी -2। अगर यहाँ पे -2 है लेकिन इसके अक्रॉस कितना है 2, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूँ x है यहाँ पे, तो x, हाँ नहीं, x अगर मैंने यहाँ पे हायर माइनस लोअर इसके बराबर होना चाहिए, तो हायर जो है -2 माइनस x वो आना चाहिए बराबर किसके 2 के, ठीक, तो ये आएगा -2 इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे होगा -4, हाँ यहाँ पे होगा -4, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी होगा -4। अब जरा मुझे बोलो, ये इसका इस वाले एंड का 0 पोटेंशियल, इसका -4, तो हायर ये है, तो करंट ऐसे होगा हायर टू लोअर, कितना करंट होगा V/R, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0 माइनस -4, तो आएगा 4,
तो जो ये वाला करंट होगा I1 दैट इज इक्वल टू V 4 बाई रेजिस्टेंस कितनी है 4, तो करंट जो आएगा यहां से 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर। इसी तरह जो यहां से करंट आएगा तो यहां से भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, वही है ना, रेजिस्टेंस भी सेम है, तो यहां से भी 1 एम्पियर, तो इसका मतलब यहां से 1 एम्पियर गया, यहां से 1 एम्पियर गया, तो इसका मतलब यहां से आया होगा 2 एम्पियर, तो इसका मतलब जो इस वाली बैटरी में से करंट होगा ना E2 इस वाली, वो 2 एम्पियर होगा फ्रॉम A टू B, 2 एम्पियर फ्रॉम A टू B। चलो क्वेश्चन नंबर 21, a cell of EMF 1.8 volt EMF given है, gives a current given है when directly connected to an ammeter of resistance this, ठीक, internal resistance, तो आप तो जानते I is equal to E divided by R plus R, कुछ नहीं, E भी given है, I भी given है, R भी given है, resistance of ammeter 0.06, तो R मिलेगा हमें, R मिलेगा हमें, तो R जो आपको मिलेगा ना यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट। ये सब कुछ ये इक्वेशन है, इसमें डालना, सबस्टिट्यूट द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर। Question number 22. A conducting square frame of side A and a long straight wire carrying current I located in the same plane as shown figure. The frame moves to the right with a constant velocity. ये frame जो है ये आगे जा रहा है with a constant velocity. The EMF induced in the frame will be. देखो अगर कंडक्टर होगा मैग्नेटिक फील्ड में such that magnetic field length of the conductor and velocity जो कंडक्टर की होगी, अगर वो परपेंडिकुलर होंगे ना एक सारे, मतलब B होगा परपेंडिकुलर L होगा परपेंडिकुलर वेलोसिटी के, तीनों आप एक दूसरे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो कंडक्टर में EMF इंड्यूस होता है, कंडक्टर बिहेव करता है एज ए बैटरी, और जो इंड्यूस्ड EMF होता है वो होता है BLV। अब जरा देखो जब ये कंडक्टर जब ये लूप इधर जाएगा ना इस वाले इस डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी V, तो आप जरा देखो, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस करंट की वजह से वो तो इनवर्स, वो होगा इनवर्स ऐसे ऐसे, तो वो होगा ऐसे क्रॉस इनवर्स। अब जरा देखो जो ये वाली लेंथ है ना, ये वाली लेंथ और वेलोसिटी तो आपस में पैरेलल में है, तो यहां से EMF इंड्यूस होगा ही नहीं, तो जीरो होगा, यहां से भी जीरो, यहां से भी जीरो। अब इन दो से होगा, इन दो से। अब जरा देखो यहां से लेके यहां तक जो ये डिस्टेंस है दिस इज x, और यहां से लेके यहां तक ये होगा a बाई 2, बिकॉज ये पूरा a है, तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा a बाई 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस, तो ये होगी x माइनस a बाई 2, ठीक। और ये वाली डिस्टेंस जो होगी ना, ये वाली इस कंडक्टर ये वाला, तो यहां से लेके यहां तक, तो देखो x यहां से लेके यहां तक ये होगा x प्लस a बाई 2। अब जरा देखिए आप इधर देखिए, अब इस कंडक्ट ये इनफाइनाइट वायर है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो और EMF जो इंड्यूस होगा ना इसमें, देखो पहली बात देखो, अब आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्स है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्स, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है, और ये कंडक्टर ये लूप जो है ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इसका मतलब जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स है ना वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हैं, तो फोर्स जो होगा चार्जड पार्टिकल पे वो होगा Q V क्रॉस B। V क्रॉस B किधर आएगा, V क्रॉस B, क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इस हाथ को वेलोसिटी, और ये है मैग्नेटिक फील्ड, V क्रॉस B ऊपर आएगा, तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, नीचे जाएंगे, और तो इसका मतलब नीचे वाला एंड जो होगा ना ये वाला एंड, तो ये बिहेव करेगा कुछ एज ए बैटरी, ऐसे बनेगा, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ऊपर वाला जो है ये पॉजिटिव, ये नीचे वाला नेगेटिव, ऐसे ये एक्ट करेगा एज ए बैटरी। यही इसके साथ भी होगा, यही इसके साथ भी होगा, आप देखो ना ये वाला एंड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो V क्रॉस B, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो इसका मतलब ये वाला जो नीचे वाला एंड है वो नेगेटिव बनेगा, और ऊपर वाला एंड क्या बनेगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर मैं नेट EMF की बात करूं इसका और इसका, तो नेट EMF जो आएगा ना, नेट EMF वो आएगा, देखो, और इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर ज्यादा होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और आप जानते हैं जो EMF होता है दैट इज BLV, अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो इसका EMF ज्यादा होगा, इसके अक्रॉस जो EMF होगा वो ज्यादा होगा, तो कितना होगा, फॉर एग्जांपल अगर इसके अक्रॉस E1 है, इसके अक्रॉस E2, तो नेट EMF जो आएगा दैट इज इक्वल टू E1 माइनस E2, और E1 माइनस E2 कितना आएगा, B, जरा मुझे बोलिए इस वायर की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, यहां से लेके यहां तक, दैट इज इक्वल टू x माइनस a बाई 2, और साथ में LV, हाँ लेट L लेंगे तो आप इज दिस LV माइनस, अब इस वाले पे जो EMF इंड्यूस होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट I बाई 2 पाई x प्लस
ए बाई टू और साथ में एल वी। अब जरा देखो, मैं कुछ चीज ना कांस्टेंट जो है म्यू नॉट आई एल वी, म्यू नॉट आई एल वी टू पर, ये कांस्टेंट है, तो ये मैं सारा बाहर ही निकालूं, ये सारा बाहर ही निकालूं। और मुझे वैसे भी चाहिए नहीं, मुझे प्रोपोर्शनलिटी, मुझे बोलना है कि ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो मुझे प्रोपोर्शनलिटी देखनी है। तो मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो ऐसे मैं इसको लिखूं, ऐसे आएगा 1 बाई एक्स माइनस ए बाई टू माइनस 1 बाई एक्स प्लस ए बाई टू। तो ये आएगा हमारा 1 बाई 2x माइनस ए बाई टू, 2 जाएगा ऊपर तो ये बनेगा 2 बाई 2x माइनस ए, है ना, हाँ, माइनस 2x प्लस ए, तो 2 जाएगा ऊपर तो डिवाइड बाई 2, 2x प्लस ए। हाँ सर, 2 भी कॉमन करो, 2 भी बाहर जाएगा, 2 भी बाहर जाएगा, तो जब 2 बाहर जाएगा ना, ओ शिट, हाँ, क्वेश्चन ही गायब हो गया। चलो अब देखो 2 भी बाहर 2 भी बाहर। अब देखिए इधर डायग्राम भी खत्म होगी। चलो अभी इसको मैं देखता हूँ, इसको करता हूँ मैं। चलो अच्छा हुआ कि डायग्राम ही खत्म हो गई, कम से कम जगह तो मिली यहीं पे। अब जरा देखिए 2 भी कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, शाबाश, अंदर बचेगा 1 बाई 2x माइनस ए माइनस 1 बाई 2x प्लस ए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये आएगा 2x प्लस ए, ये इधर जाएगा तो माइनस 2x प्लस ए डिवाइड बाई 2x माइनस ए इंटू 2x प्लस ए। तो देखो प्लस 2x माइनस 2x कैंसल, तो ऊपर आएगा a प्लस ए 2a, वो है कांस्टेंट। तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई 2x माइनस ए इंटू 2x प्लस ए। तो आप देख लेना इसका ऑप्शन कौन सा होगा। मेरा तो यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन ही उड़ गया, ठीक है ना। इसको आप देख लो, पता नहीं कहाँ चला गया, नीचे है शायद, नहीं आ रहा है। तो इसका ऑप्शन जो है ये है, ये आंसर है। आप देख लेना ये ऑप्शन कौन सा है, 2x माइनस ए इंटू 2x प्लस ए, वो देख लेना कौन सा है, वही करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, A strong magnetic field is applied on a stationary electron, then the electron, देखो ये stationary electron है। अगर stationary electron है तो आप जानते हैं कि जब भी हम चार्जड पार्टिकल को, मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्जड पार्टिकल होना चाहिए। अगर कोई चार्जड पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो उसमें फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी। लेकिन अब अगर चार्जड पार्टिकल रुका हुआ हो तो वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब फोर्स भी क्या होगा, जीरो। तो फोर्स जीरो है तो इट रिमेन स्टेशनरी, बिकॉज ये वहीं से बोल रहे हैं स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 24, देखो E डॉट डी ए सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम। तो ए का आएगा थर्ड, ए का थर्ड, तो ए का थर्ड 2 में है तो इसका आएगा, ए का आएगा थर्ड, ये आएगा। अब B डॉट डी ए सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू 0। इसी का मतलब तो हुआ कि मैग्नेटिक मोनोपोलस डज नॉट एग्जिस्ट। तो B का आएगा 1, ए थर्ड बी 1, ए थर्ड बी 1, दोनों साथ साथ चल रहे, ये 2 साथ चल रहे। चलो अब उसके बाद है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और ये देखो माइनस डी फाई बाई डी टी लेंजेस, ये फेरेडेज लॉ, तो यही तो है पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज ईएमएफ इज माइनस डी फी। तो सी का सेकंड, सी का आएगा सेकंड। हाँ अब जरा देखो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, बस कुछ सोचना ही नहीं है। ये हो गया एम्पेयर सर्क्यूट लॉ, तो ये है कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। द करंट थ्रू ए 4.6 Henry inductor is shown in the following graph. The induced EMF during the time interval t is equal to 5 millisecond to t is equal to 6 millisecond. देखो 5 millisecond to 6 millisecond के बीच में हमें निकालना है induced EMF। तो induced EMF आप जानते हैं E is equal to minus L di by dt। तो यहां से आप देखो ये करंट वर्सेस टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर नहीं, टाइम ग्राफ है, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो करंट वर्सेस टाइम, अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप तो आएगा डी आई बाई डी टी, लेकिन मुझे चाहिए 5 to 6 मिलीसेकंड, 5 मिलीसेकंड टू 6 मिलीसेकंड। तो इसका मतलब हुआ 5 to 6 में मुझे क्या निकालना है, डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी निकालना है। तो डी आई बाई डी टी यहां से लेके यहां तक वो तो स्लोप होगा इसका BC का, तो वो होगा माइनस tan थीटा परपेंडिकुलर दैट इज 5 बाई बेस दैट इज इक्वल टू 1 मिली सेकेंड। हाँ 1 मिली सेकेंड, 5 एम्पियर बाई 5, तो ये आएगा माइनस 5 एम्पियर बाई 1 मिली सेकेंड, हो गया 10 रेज़ पावर माइनस 3। तो ये आएगा 5 माइनस 5 इंटू 10 रेज़ पावर 3 एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड। अब हमें EMF चाहिए, वो आता है माइनस L, तो माइनस L तो आएगा माइनस 4.6 इंटू डी आई बाई डी टी, ये है माइनस 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 क्या होगा प्लस, तो ये खत्म हो गया। अब 5 इंटू 10 रेज़ पावर 3,
तो ये आएगा 5 6 are 30, 5 4 are 20, 23 into 10 raised power 3, 23.0 into 10 raised power 3. तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट. Now, what will be the reading in the voltmeter and ammeter of the circuit shown below? तो देखो यहाँ पे XC XL बराबर है तो सर्किट रेजोनेंस में है और ये सीरीज LCR सर्किट है. तो अगर मैं इम्पीडेंस निकालूँ इसकी तो Z आएगा बराबर अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर, तो वो तो R के ही बराबर आएगा. तो R जो है दैट इज इक्वल टू 45. तो करंट जो आएगा दैट इज इक्वल टू V. V इज 90 बाई R. R इज 45. तो एम्पेयर आएगा करंट जो आएगा दैट इज इक्वल टू 2 एम्पेयर. अब मुझे निकालनी है रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर. आप जानते हैं कि सर्किट जो है ये रेजोनेंस पे है तो XL माइनस XC, XL बराबर है XC के, तो XL आएगा बराबर XL माइनस XC आएगा बराबर 0. अब अगर मैं इसको दोनों साइड से करंट से मल्टीप्लाई करूं तो ये जो वोल्टमीटर है ये इन्हीं के अक्रॉस कनेक्टेड है तो वो 0 रीडिंग दिखाएगा because ये 0 I into XL minus X, that is the potential difference across this voltmeter. तो वो आएगा 0 और 2 एम्पियर. 0 और 2 एम्पियर. ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट. Now, an inductor and resistor are connected in series to an AC source. If the power factor कितना है 0.5, तो इसका मतलब cos phi जो है that is equal to R by Z. तो Z आएगा यहाँ से R बाई पावर फैक्टर कितना है 0.5, तो वो होगा 5/10, तो ये आएगा 2R. अब आप जानते हैं सीरीज LC सीरीज कौन सा है, इंडक्टर और रेजिस्टर, तो आएगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. Z जो आया दैट इज 2R, रूट के बदले इधर स्क्वायर जाएगा तो बनेगा 4R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. तो 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3R स्क्वायर. 3R स्क्वायर इज इक्वल टू XL स्क्वायर. अब हमें क्या निकालना है, रेशो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, तो हमें निकालना है R स्क्वायर. चलो मैं यहाँ पे R स्क्वायर बाई XL स्क्वायर जो आएगा ना वो आएगा 1/3. तो R बाई XL स्क्वायर के बदले इधर रूट जाएगा तो 1:√3. सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. Now, the potential difference between the plates of a parallel plate capacitor is changing at the rate of 10 raised power 6 volt. तो dV/dt जो है that is 10 raised power 6. If the capacitance is 3 microfarad, the displacement current के लिए इक्वेशन याद है C dV/dt. C given है 3 microfarad तो हो गया 3 into 10 raised power -6. dV/dt है 10 raised power 6. ये और ये उड़ गया तो 3 एम्पीयर इज द आंसर. सो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन थर्ड करेक्ट. Two satellites A and B move around the Earth in the same orbit. The mass of A is twice that the quantity which remains same. आप जानते हो ना orbital velocity जो होती है that is equal to gm/r. तो ये होता है मास, ये सैटेलाइट का मास नहीं होता है, ये प्लेनेट का मास होता है, ठीक है ना, जिसके अराउंड वो सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रही है. तो इसका मतलब स्पीड जो है, स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट. तो इसका ऑप्शन फर्स्ट आएगा. Question number 30. Two parallel glass plates are dipped partly in the liquid of density D, keeping them vertical. If the distance between the plates is x, distance between the plates is x. मैं ऐसे बनाता हूं, ऐसे मैं इसको डिप, दो प्लेट्स को मैंने डिप किया पानी में, ठीक है, हाँ. Distance between the plates is x. The surface tension of the liquid is T and the angle of contact is theta. Then the rise of liquid between the plates due to the capillary will be. अब जरा देखो, जब मैं इनको डिप करता हूँ ना पानी में, तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि इसमें पानी ऊपर जाएगा और पानी जो ऊपर जाएगा ना वो यहाँ तक जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक पानी गया ऊपर, ठीक, यहाँ तक पानी गया ऊपर. एंड लेट दिस हाइट बी h. लेट दिस हाइट बी h. अब ये दो प्लेट्स है कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना दो प्लेट्स के बीच में, दैट डिस्टेंस इज गिवन दैट इज x. और लेट जो इन प्लेट्स की लेंथ जो है वो है l, ठीक, और हाइट है h जहां तक पानी ऊपर गया. तो जरा देखो अब सरफेस टेंशन कितना है T. तो अगर मैं आपको बोलूं यहां पे कितना फोर्स होगा, शाबाश, यहां पे कितना फोर्स होगा, आप जानते हैं कि वो फोर्स जो होगा वो टेंजेंट होगा, कुछ ऐसे होगा. कितना होगा सरफेस टेंशन आप जानते हैं वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो फोर्स जो होगा दैट इज सरफेस टेंशन इनटू लेंथ. तो यहां पे भी टेंजेंशियल, यहां पे भी टेंजेंशियल होगा TL ऐसे. अब अगर यहां पे मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट वो ऐसे ऐसे और ऐसे, ये आएगा थीटा. तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, सिमिलरली यहां पे ये भी थीटा होगा. अब कहां तक पानी ऊपर जाएगा, देखो जब पानी तब तक ऊपर जाएगा जब तक ना ये पानी किस में आएगा, इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स क्या होगा, बराबर. तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा ना, TL का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा TL cos थीटा, इस TL का इस डायरेक्शन में आएगा TL cos थीटा. तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा ना वो आएगा 2TL cos थीटा. डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये 2TL cos थीटा, इसके वेट को बैलेंस करना चाहिए. तो वेट कितना होगा इसका, वेट m इंटू जी, मास होगा डेंसिटी गिवन है D. वॉल्यूम कितना होगा इसका, वॉल्यूम शाबाश, वॉल्यूम जो होगा इसका L
लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट, तो L इंटू एक्स इंटू एच, ठीक, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम M इंटू G, तो बस हाइट निकली। L और L कैंसिल होगा तो H जो आएगा ये आएगा 2t cos थीटा बाई 2t cos theta by dgx, 2t cos theta by dgx, option second is correct, option second is correct, option second is correct. Now water rises to a height h in a capillary tube of certain diameter. आप जानते हो कि height जो होती है that is equal to r inversely proportional to r 2s cos theta by rho rg, पढ़ते हो आप. This capillary tube is replaced by a similar tube of half the diameter. तो देखो अगर h is inversely proportional to the radius of the tube तो इसका मतलब हुआ वो inversely proportional होगा to the diameter. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ h2 by h1 is equal to d1 by d2. तो h2 मुझे निकालना है, पहले height है h, पहले जो diameter था वो d था, बाद में क्या है diameter d by 2, तो d2 चढ़ेगा ऊपर, ये और ये कैंसिल होगा, तो h2 जो आएगा that is equal to 2h. Option third is correct. A substance is in the solid form at 0 degree Celsius. The amount of heat added to this substance and its temperature are plotted in the following graph. Find the mass of the substance from the graph. तो यहाँ पे कुछ एरर है इसमें, तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे इसने गिवन है वहीं से, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, तो यहाँ पे ये 80 डिग्री सेल्सियस है. अब कुछ नहीं करना है, डेल्टा क्यू आप जानते हैं दैट इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ठीक है. डेल्टा क्यू गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 800, तो एम हमें निकालना है. एस स्पेसिफिक हीट जो है वो गिवन है कितनी है 500, और डेल्टा टी जो आएगा वो आएगा 80 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ से आप जब मास निकालोगे तो वो आएगा 0.02 kg. आप देख लेना, ये इस इक्वेशन को सॉल्व करना और देख लेना क्या आएगा मास, तो वही आंसर होगा इसका. इस इक्वेशन को सॉल्व करना आएगा तो वो देख लेना क्या आएगा, वही इसका करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 33. The PV diagram shown below indicates two paths along which a sample of gas is taken from state A to state B. The energy equal to 5 PV in the form of heat is required to be transferred if the path 1 is chosen. Path 1 is chosen. तो कितनी एनर्जी देनी पड़ती है हमें 5 PV. आप जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W. तो डेल्टा Q कितना है, कितनी एनर्जी देते हैं हम 5 PV, तो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू प्लस, अगर मैं बोलूं बता वर्क, तो ए से लेके बी तक तो ये आइसोबारिक प्रोसेस है, तो वर्क जो आएगी वो आएगी पी डेल्टा वी, तो आएगा पी डेल्टा वी 3v माइनस वी दैट इज इक्वल टू 2v. तो डेल्टा यू जो आएगा ना वो आएगा 5pv माइनस 2pv आएगा 3pv. ये आएगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी. और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है. तो इसका मतलब अब क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी अगर आप किस पाथ से जाओगे, पाथ 2 से जाओगे आप. तो फिर से आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू तो इतना ही होगा प्लस डेल्टा डब्ल्यू. अभी जो वर्क होगी ना वो ये वाला एरिया होगा, ये ट्रायंगल प्लस ये नीचे वाला एरिया. तो ये जरा देखो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 1/2 बेस इज 2v, बेस इज 2v, यस, इनटू 1/2 बेस इनटू हाइट 3/2p माइनस p. कितना हो गया वो हो गया p/2, 3p/2 माइनस p, तो कितना हो गया ये 3p माइनस 2p हो गया p/2 प्लस, तो ये वाला भी, ये वाली वर्क तो वो आएगी p इंटू 2v. तो डेल्टा क्यू जो आएगा ये आएगा 3pv प्लस ये और ये कैंसल हो गया, तो pv/2 प्लस 2pv, तो 3pv प्लस 2pv हो गया 5pv प्लस pv/2, तो ये आएगा 10pv प्लस pv/2, तो 11pv/2. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. Now, if the temperature of a hot body is increased by this, then the increase in the quantity of emitted heat radiation, आप जानते हैं ना heat, then the increase in quantity of emitted heat radiation, आप जानते हो the heat radiation emitted by body per unit time is directly proportional to T raised to power 4. तो अब बोल रहे हैं टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ 50%. मैं ऐसे लिखूं इनिशियल टेम्परेचर टू फाइनल, मैं इनिशियली मानता हूं 100 है, बाद में इंक्रीज हुआ 50%, तो वो बनेगा 150. ये जीरो कैंसिल तो वो आएगा 2:3. अब हमें बताना एनर्जी, तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टी रेज्ड टू पावर 4, तो देयरफॉर इनिशियल एनर्जी इज टू फाइनल एनर्जी जो आएगा टी रेज्ड टू पावर 4. तो 2 2s are 4 2s are 8 2s are 16 is to 81, 3 रेज्ड टू पावर 4. तो अब जो परसेंटेज चेंज आएगी ना वो आएगी 81 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100. ये सॉल्व करना, वो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 400 के बराबर.
नाउ ये अब देखो, ये ग्राफ है, हमें V1 न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन निकालनी। अब इस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो V3 ज्यादा होगा, V2 ज्यादा होगा V1 से। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन, हाँ V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अब जरा देखिए, फोटो सेंसिटिव मेटेलिक सरफेस emits electrons when X-rays of wavelength follows the de Broglie wavelength of the emitted electron is। देखो, अब फोटो सेंसिटिव मेटेलिक सरफेस emits electron when X-ray of wavelength lambda falls on it। ठीक, तो एनर्जी जो होगी वो होगी बराबर hc by lambda, जो इस पे फॉल हो रही है। नेग्लेक्ट द वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन जीरो है, वर्क फंक्शन जीरो है। अगर वर्क फंक्शन जीरो है तो इसका मतलब जो भी एनर्जी हमने इस पे इंसिडेंट कराई वो सीधे क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज, तो वो आएगा काइनेटिक एनर्जी जो होगा दैट इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा। हमें क्या निकालनी है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है दैट इज इक्वल टू h बाय अंडर रूट ऑफ 2m k, k किसके बराबर है, hc बाय लैम्बडा, hc बाय लैम्बडा। तो ये आएगा, मैं ऊपर से इसको रब करता हूं, तो अब देखिए आप क्या आएगा, ये बनेगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो आएगी दैट इज इक्वल टू h, चलो मैं इसको एक ही रूट में डायरेक्ट लेता हूं मैं इसको, तो इसको भी रूट के अंदर लो तो ये बनेगा ऐसे, लेकिन h स्क्वायर, हाँ सर, ये लैम्बडा ऊपर जाएगा तो बनेगा h स्क्वायर लैम्बडा बाई, ये बनेगा 2m hc, तो एक h गया, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो आएगी h लैम्बडा बाई 2mc, h लैम्बडा बाई 2mc। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अच्छा, यहां पे द एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन, द ट्रांजिशन टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। हाँ देखो, जितनी अगर इलेक्ट्रॉन जितनी दूरी से आएगा ना उतनी ही उसके पास एनर्जी भी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, कम। तो सो यहां पे देखो आप, ये वाला ट्रांजिशन जो है 3 से लेके 1 तक, तो इसमें जो एनर्जी होगी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो वेवलेंथ क्या होगी, कम। और जितना जितना दूर होता है ना इलेक्ट्रॉन, उतना अगर उतनी उतनी एनर्जी उसकी क्या हो जाती है, शाबाश। तो यहां पे याद रखो आप, जब ये यहां से यहां आएगा ना तो इसके पास जो एनर्जी होगी वो एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, कम। तो इसका आएगा डी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। If the radius of the first Bohr orbit is r, then the de Broglie wavelength आप तो जानते हैं ना 2 pi r n is equal to n lambda। हमें क्या निकालना है, then the de Broglie wavelength of the electron in the fourth orbit will be, तो lambda जो आएगा that is equal to 2 pi r n divided by n, तो ये आएगा 2 pi r n, radius of the fourth orbit वो आएगा r, बहुत रेडियस इंटू एन स्क्वायर वो आएगा 16 डिवाइडेड बाई 4, 4 1s are 4 4s are, तो ये आएगा 8 पाई आर। सो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39। हाँ देखो, इसमें जो ये है ये रिवर्स बायसिंग में है, ये फॉरवर्ड बायसिंग में है, तो ये इसकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस तो कंडक्ट ही नहीं करेगा, एलो ही नहीं करेगा वहां से कंडक्ट करने। लेकिन जो ये वाला है ये भी आइडियल है, लेकिन फॉरवर्ड में है तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 0 होगी। तो अब हमें बताना है, बताओ करंट कितना होगा, तो करंट जो होगा दैट इज इक्वल टू V12 बाई ये वाला और ये वाला रेजिस्टर जो है सीरीज में 12/7। देखना कितना आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा, जो भी आएगा इनमें से 12/7 जो भी आएगा वो टिक करना, 12/7 देख लेना, वही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 40। इसका जो है इसका ऑप्शन फर्स्ट है, पढ़ लेना आप, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, देख लेना आप। अब ये वाला क्वेश्चन है, जरा देखो, ये 1 है, यहां पे इनपुट ये 1 है, तो ये भी 1 होगा और ये भी यहां से क्या होगा 1। ये नैंड गेट है, ठीक है ना, तो ये मल्टीप्लाई करेगा और ऊपर से बार, तो ये होगा 1 और 1, हाँ तो ये होगा 1 और 1, 1 और 1, तो ये ऐसे आएगा 1 इंटू 1, ठीक, तो वो आएगा 1 का बार जो आएगा दैट इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा यहाँ पे क्या 0 आएगा, आउटपुट 0 यहाँ पे। अब देखो ये 1 है तो ये भी तो 1 होगा, लेकिन यहाँ पे नॉट है तो ये इसको क्या करेगा इन्वर्ट, तो ये होगा यहाँ पे 0। इसी तरह ये यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1, ये इसको इन्वर्ट करेगा तो 0। अब देखो ये नैंड, ये हो गया नैंड, ये एंड है तो ये क्या करेगा, शाबाश, ये एंड है, ये मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन पहले तो इसके इनपुट्स देखने हैं ना। चलो देखो ये 0 है, ये 0 है, तो ये कौन सा है, ये और है तो ये क्या करेगा, शाबाश, ये तो प्लस करेगा 0 + 0 दैट इज 0, तो यहाँ पे 0 है, ये 0।
अब देखो ये जीरो है तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो ये भी जीरो होगा। हाँ सर, और ये भी यहाँ पे क्या होगा, जीरो। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जीरो है, इसका आउटपुट जीरो, जीरो 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 जीरो, लेकिन ये नॉट है तो ये वन बनाएगा इसको, हाँ। और ये जीरो, जीरो और जीरो, ये क्या है एंड, तो मल्टीप्लाई करेगा जीरो और जीरो, दैट इज जीरो, तो p इज इक्वल टू जीरो। ये है वन जीरो, तो ये इनको क्या करेगा, शाबाश, क्या करेगा, ऐड करेगा, और ऊपर से क्या चढ़ाएगा, बार, तो ये बनेगा जीरो प्लस वन, तो दैट इज इक्वल टू वन बार, वन बार हो गया जीरो, तो p भी जीरो, q भी जीरो, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, हमें क्या निकालनी, हमें निकाल हेमिस्फेरिकल वेसल इज completely filled with a liquid of refractive index mu. A small coin is kept at the lowest point of the vessel as shown in figure. The minimum value of the refractive index of the liquid so that a person can see the coin from the point A. देखो ऐसे ऐसे जा रही है, यहाँ से लाइट रे ऐसे जाएगी और वो ऐसे जाएगी। यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रा करूँ तो देखो ये आर है, ये आर है, तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा यहाँ पे, शाबाश, ये वाला एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री। तो अब आप जानते हो कि क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में फॉर्मूला, और बाहर से जो है वो ईयर है, तो म्यू जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी, तो वो आएगा 1 बाई साइन 45, साइन 45 होता है 1 बाई रूट 2, तो रूट 2 जाएगा ऊपर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आएगा दैट इज इक्वल टू रूट 2, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए फॉर्मूला है F1 जो होता है वो होता है बराबर म्यू गिलास बाई म्यू मीडियम इंटू 1 इंटू होता है 1 बाई आर, तो आप इसको सॉल्व करना, F1 बाई F2 जो आएगा दैट इज इक्वल टू 1:3। अब क्वेश्चन नंबर 44, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए ग्लास प्रिज्म इज √3। आप जानते द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, आप जानते हैं म्यू जो होता है वो होता है साइन ऑफ a प्लस डेल मिन बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a बाई 2, ठीक, हाँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, दैट इज √3, और वहीं से बोल रहे हैं द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म, तो इसका मतलब ये गिवन है कि साइन ऑफ ये आएगा a प्लस a हो गया 2a डिवाइडेड बाई 2 हो गया a डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a बाई 2, तो ये आएगा हमारा √3 इज इक्वल टू साइन ऑफ a, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डिवाइड भी 2 से कर सकता हूं, मल्टीप्लाई भी 2 से करता हूं, तो ये बन गई फॉर्मूला साइन ऑफ 2 थीटा, वो होता है ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये बनेगा ट्वाइस साइन a cos a डिवाइडेड बाई साइन ऑफ साइन a बाई 2 cos a बाई 2, बिकॉज थीटा जो है अभी a बाई 2, तो ट्वाइस साइन a बाई 2 cos a बाई 2, और नीचे है साइन a बाई 2, साइन a बाई 2 साइन a बाई 2 कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा cos a बाई 2 जो आएगा दैट इज इक्वल टू √3 बाई 2, तो इसका मतलब a बाई 2 जो आएगा दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो इंप्लाइज a जो आएगा दैट इज इक्वल टू 30 इंटू 2 60 डिग्री, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 जो है यंगेस्ट डबल स्लिट, आप जानते हैं कि व्रिंज फिडत जो आएगी दैट इज इक्वल टू लैम्बडा d बाई डी, तो बीटा जो आएगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा बाई डी, तो अगर आप इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे बीटा 2 बाई बीटा 1 दैट इज इक्वल टू वो आएगा लैम्बडा 2 बाई d2 बाई लैम्बडा 1 बाई d1 चढ़ेगा ऊपर बाई लैम्बडा 1, तो इसमें आपको सब कुछ गिवन है, सब कुछ जब गिवन है तो अगर आप बीटा 2 निकालेंगे ना तो वो आएगा 0.3 मिलीमीटर। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज इंटरेक्शन, थैंक यू।